नहीं, आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं किससे? वन वन फंक्शन, इसी को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। आज की क्लास कुछ ऐसी होगी कि वन वन फंक्शन में आपने जैसे देखा होगा कि हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाई करता है एक्स वन बराबर एक्स टू, और इसको सॉल्व करके निकालते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। आज की क्लास होने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपके आगे इक्वेशन दिया जाएगा और इक्वेशन को देखते ही आप सीधे बता सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, यानी विद इन सेकेंड्स, बिना किसी सॉल्व करने की ज़रूरत के। ठीक है ना। शुरुआत में हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोसेस वे में चलते हैं, तो कितना टाइम लगता है, एक दो क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ भी ट्रिक जैसा कहना इसको बेवकूफ़ी होगी, लोग इसको ट्रिक का नाम देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंसेप्चुअल होगा और हम आपको उसी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। जब आप एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे और इसका यूज आप ऐसे करेंगे कि आप विद इन सेकेंड्स फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं है ये आप बता सकते हैं। ठीक है। तो आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। कि अगर हम कहें कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, x से y पे एक फंक्शन है, कैसा है ये वन वन। वन वन कब होगा? इज सेड टू बी वन वन। कब कहेंगे इसको हम वन वन? कंडीशन क्या है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक, सब पे ध्यान दीजिएगा, यूनिक इमेज। ठीक है ना। x का हर एलिमेंट जो है वो यूनिक इमेज रखे। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है x और एक ये सेट है y, और यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन हुआ है f, ये 1 है, 2 है, 3 है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5, 1 गया 3 पे, 2 भी चला गया 3 पे, 3 गया 4 पे। एक फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि x में कोई भी इनर्ट एलिमेंट नहीं है और x के हर एलिमेंट की क्या है? इमेज भी है। ठीक है ना। और किसी एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज भी नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या 1 की इमेज भी 3? हम यहाँ देख रहे हैं 1 की इमेज क्या है? 3, और 2 की भी इमेज क्या है? 3। तो क्या 1 की इमेज यूनिक रह गई? नहीं, 1 की इमेज जो है वो 2 की भी इमेज है, इसलिए यहाँ पे क्या ख़त्म हो गया? यूनिकनेस। यूनिकनेस नहीं है। एग्जैक्टली कहने का मतलब यही था कि अगर 1 की इमेज कोई है तो वो दूसरे किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, जो 2 की इमेज है वो किसी दूसरे एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए थी? कुछ ऐसी, यानी ये जो हमारा 2 है इसकी कोई और इमेज होनी चाहिए थी। सपोज करिए कि हमने 2 की इमेज क्या दे दी? 5। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या बन गया? वन वन हो गया, क्योंकि 1 की इमेज 3 है, 2 की 5 और 3 की 4 है। किसी भी एलिमेंट की इमेज ऐसी नहीं है जो किसी और की भी इमेज हो। ठीक है। तो यूनिकनेस का आपको मतलब समझ में आ गया है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है, सपोज करिए कि अगर यहाँ पे x1 है और यहाँ x2 है, और x1 की भी इमेज क्या बन गई? y1, और x2 की भी इमेज y1 बन गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों की सेम इमेज हो गई तो x1 इक्वल टू x2 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी यूनिकनेस बनी रह पाएगी, अदरवाइज यूनिकनेस नहीं हो पाएगी। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा कि अगर क्या कंडीशन बन जाए कि f ऑफ x1, यानी जो ये y1 था वही क्या है? f ऑफ x1, f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाए? f ऑफ x2 हो जाए, तो ये क्या इम्प्लाई कर दे? x1 बराबर x2 है। यानी अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो रही है तो फिर उन दोनों एलिमेंट को भी सेम होना पड़ेगा। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के? आप एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू क्या है? इमेज है किसकी? x1 और x2 की। ठीक है। तो अगर दो की इमेज सेम हो गई तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अगर ऐसी कंडीशन बार बार बने तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई।
और इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करके हम एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे कि किस तरीके से हमको प्रॉब्लम्स को करना है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और देख करके ही बता सकते हैं कि ये 1-1 होगा या नहीं होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको करने में आपको अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे f ऑफ x बराबर, अगर सपोज करिए हमने ले लिया 3x + 5 अपान 5x + 2। अब अगर इसको कहें कि ये क्या है, चेक करना है हमको, चेक क्या करना है कि 1-1 है या नहीं। ठीक है ना, क्या हमको चेक करना है कि इज इट 1-1 और नॉट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के हिसाब से हमको x1 x2 लेने पड़ेंगे। कैसे लेने होंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ले। कैसे करना पड़ेगा, लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। इसका मतलब f ऑफ x में x1 और x2 को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x1 + 5 अपान 5x1 + 2 बराबर f ऑफ x2 करेंगे तो x की जगह पे क्या रख देंगे, f ऑफ x में x2 रख देंगे। 3x2 + 5 अपान 5x2 + 2। ठीक, ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखिए, तो ये इम्प्लाई करेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x1 x2 ये हो जाएगा प्लस 6x1 + 6x1 और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 25x2 + 25x2 ये आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 10। ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, इधर वाले को देखें तो 15x1 x2 और क्या आ जाएगा, देखिए 25x1 + 25x1 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 25x1 आ गया और प्लस आ जाएगा 10 और प्लस आ जाएगा 6x2 + 6x2 और प्लस 10, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15x1 x2 से 15x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या बच जाएगा एग्जैक्टली देखें तो ये इधर बच जाएगा 25x2 - 6x2 बराबर क्या आ जाएगा इधर 25x1 - 6x1। एक साइड में कर लिया, ये इम्प्लाई क्या कर देगा, 25 - 6 कितना हो जाएगा 19x2 बराबर 19x1। क्या इम्प्लाई करता है, x2 बराबर x1। यानी हमने क्या लिया था, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चले थे। देखिए यहाँ पे हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले थे, पहुँच कहाँ गए, x1 बराबर x2। तो ऐसा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इट्स 1-1 फंक्शन। तो आपने देखा होगा इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लग गए। अब इक्वेशन ये तो सिंपल सा था, अगर आपके सामने इक्वेशन कोई बड़ा आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन में दे दिया जाएगा, तब फिर आप उसको सॉल्व करके निकालते रहेंगे और निकालने में क्या लगेगा आपको, समय लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, टाइम जाएगा। तो हमको कैसे करना है, इसकी टेक्निक्स और इसके तरीके देखने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप याद करिए कि जैसे हम लोगों ने फंक्शन को चेक किया था, उसी समय मैंने आपको हिंट किया था कि फंक्शन होने के लिए कि किसी एक पॉइंट की एक से अधिक इमेज बन रही है, हम ये चेक करते थे। और इमेज कैसे चेक करते थे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करके। और अगर वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करता था तो एक से अधिक उसकी इमेज हो जाती थी और वो फंक्शन नहीं होता था। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कैसे था, सपोज करिए कि एक हमारे पास ये क्या था, पैराबोला था और हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया। तो सपोज करो कि अगर ये 2 था तो इस 2 की इमेज कितनी बन गई, एक इमेज ये बनी और एक इमेज ये पॉइंट बनी, यानी इस 2 की 2 इमेज बन गई। और 2 इमेज बनने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2 था और इसकी इमेज सपोज करो कि ये हमारा है 4 और ये मान लो -4 है, तो ये 4 और -4 इसकी 2 इमेज बन गई। 2 4 पे भी गया और 2 -4 पे भी गया, यही तो हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा। ये तो हमने कल देखा था जब आप क्या चेक कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट की एक से अधिक इमेज है या नहीं है। लेकिन अब हमको आज देखना क्या है कि इमेज एक से अधिक की नहीं देखना है, हमको ये देखना है
कि जो हमारा इमेज होगा वो यूनिक है कि नहीं, यानी किसी और की इमेज ना बने वो, ठीक है ना। और ये चेक करने का तरीका क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर हमको ग्राफ पता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचे। सपोज करो कि अगर हमारे पास एक पैराबोला था ऐसे, और अगर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, तो इसने यहाँ पे भी एक कट किया, यहाँ पे कट किया। सपोज करो कि ये हाइट हमारी क्या थी, 2, और ये वाली हाइट भी फिर क्या है, 2 ही होगी, चूँकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट था -1 और तो ये पॉइंट होगा 1, तो 1 की इमेज भी क्या है, 2। यहाँ से हमको क्या मिल रही है, 1 की इमेज भी 2 मिल रही है, और -1 की भी इमेज कहाँ मिल रही है, 2 मिल रही है। इसको अगर ज्योमेट्रिकली दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है और ये 2 है, 1 की भी इमेज 2 है, -1 की भी इमेज 2 है। ये फंक्शन तो रहा, फंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इमेज की जो यूनिकनेस है, किसकी, इमेज की जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म हो गई, इमेज की यूनिकनेस। और जैसे ही इमेज की यूनिकनेस ख़त्म होती है वैसे ही क्या होता है, क्या 1 1 रह जाता है, तो 1 1 फंक्शन नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। यानी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, और वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दे, तो फिर वो ग्राफ जो होगा जिस फंक्शन का है वो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और अगर केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है तो उस केस में वो क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। लेकिन ये हर उसके लिए है। पता लगेगा आपने कहा कि नहीं हमारा ग्राफ तो यहाँ तक है, हम लाइन यहाँ से खींचेंगे, इसने तो नहीं कट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना है हर पॉसिबल केसेज में, कहीं पे भी अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको चेक करना उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मेंशन कैसे कर सकते हैं इस नियम को कि अ लाइन, कहते हैं कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersects the graph in more than 1 points, then the graph, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन के लिए, the function will not be a 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो 1 1 फंक्शन होगा। तो इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। पहली चीज़ ये तो अभी एक शुरुआत के लिए छोटी सी चीज़ होगी कि इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अभी हमको जो दिया गया है, ये सपोज करो हमने लिया एक एफ ऑफ एक्स बराबर हमने लिया 2x+3 ले लिया। अभी 2x+3 एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, y इक्वल टू 2x+3 और y बराबर mx+c। ये हमारा क्या है, एक लाइन है, तो ये ऐसी कुछ लाइन होगी। और अगर ये लाइन है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल, कोई भी लाइन इसको कहाँ कट करे, केवल एक पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि नहीं कि ये हमारा एक 1 1 फंक्शन होगा। तो लीनियर इक्वेशन देखते ही हम इसको बता सकते हैं। सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आएगी, कौन सी, अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो कोई भी लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं जो इसको कहाँ कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एग्जैक्टली। तो वो क्या होगा, हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन तो होगा लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन फंक्शन ही नहीं है। दोनों चीज़ों को आप नोट करके रख सकते हैं कि अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अ लाइन पैरेलल, एक नोट के तौर पे लिख लीजिएगा इसको, टू वाई एक्सिस, दैट इज, इसका फॉर्म वो क्या होता है, रूप क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचना है तो एक्स बराबर के इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, बट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है, क्या है ना, ये फंक्शन तो है लेकिन
वन वन फंक्शन नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्यों नहीं है। वो चीज़ आपने देख ही लिया कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कट करेगी, तो इसलिए जो है वो वन वन फंक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे। ये जैसे ही अगर हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। फिलहाल एक इसको और उसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या ले लें हम, एफ ऑफ एक्स टू। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। ये इम्प्लाई क्या कर देगा हमको, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू, सॉरी प्लस माइनस एक्स टू। एक्स वन बराबर क्या मिल जाएगा हमको, प्लस माइनस एक्स टू। अब एक्स वन बराबर अगर प्लस माइनस एक्स टू है तो क्या यूनिकनेस रह गई, नहीं रह गई। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है, आपको अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता हो तो वो कैसा जाता है, पैराबोला की तरह पैराबोला होता है ये। और आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कहाँ कहाँ कट करेगी, दो जगहों पे कट कर देगी कि नहीं। तो ये वन वन फंक्शन अपने आप नहीं होगा। तो यानी अगर आपको ग्राफ याद है तो आप बता सकते हो कि ये फंक्शन वन वन होगा या फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर इसमें हम एक चीज़ चेंज करें थोड़ी सी, अगर हम f को कह दें कि ये r प्लस से r पे डिफाइन कर दें, कहाँ से डिफाइन कर दिया हमने, r प्लस से r पे। तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, ये जो होगा ये वन वन हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब अगर r प्लस पे हैं तो इसका मतलब ग्राफ के हमको लेफ़्ट साइड में जाना ही नहीं है। हमारा फंक्शन कहाँ होगा, r अगर पॉजिटिव से ही जा रहा है तो डोमेन हमारा कहाँ होगा, एलिमेंट सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमको आगे बढ़ना ही नहीं है। और ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। और अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसको केवल एक प्लेस पे कट करेगी। ठीक है, तो ये उस केस में क्या बन जाएगा, वन वन बन जाएगा। तो एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर अगर जाता है तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग कुछ चीज़ों के ग्राफ के हिसाब से चलते हैं कि ग्राफ को कैसे देख करके हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पैराबोला का ही देख लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा था पैराबोला कैसे। पहले पैराबोला की बात कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, नॉट वन वन, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको क्या कर रही है, दो प्लेसेस पे कट कर रही है। ठीक, लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो कैसा ग्राफ होगा, वो ऐसा होगा। और अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कहाँ पे कट करेगी, एक प्लेस पे कटेगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आप कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को दो प्लेस पे कट कर रही है, यानी एक ही पॉइंट की दो इमेज मिल रही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज़ नॉट अ फंक्शन। फिर से ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया था। अदरवाइज आप क्या कहते थे, अभी कहते ही कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वन वन है, लेकिन जबकि ये फंक्शन है ही नहीं तो वन वन होने की बात ही नहीं उठती है। ठीक है, लाइन के लिए अभी हम लोगों ने जिक्र कर ही लिया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन होगी, कोई भी एक लाइन है, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो, ये जो लाइन होगी, ये लाइन अगर क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये वन वन होगी। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं तो लाइन कैसे जाएगी, कहीं ऐसे जाएगी और इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, ये वन वन है। क्या है ये, वन वन है। ठीक, कंडीशन केवल क्या लगी है कि m पैरेलल, ये लाइन जो है पैरेलल वाई एक्स एक्सिस के नहीं होनी चाहिए। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, यानी m नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर m नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये क्या होगी, लाइन हमारी वन वन होगी। ठीक है ना, क्लियर है इस चीज़ को लेकर के कि m
अगर हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 1 1 होगी, और अगर m इक्वल टू 0 हो गया तो 1 1 नहीं होगी। और जब m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लाइन कैसी बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू सी जैसा बन जाएगा, एक कांस्टेंट। और फिर आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल टू सी। तो ये चीज़ को लेकर के आप क्लियर होंगे कि कब ये 1 1 है और कब नहीं है। अगला देखते हैं, आइए साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में अगर देखते हैं तो आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस को बहुत सी जगहों पे कट करेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब साइन एक्स का अगर देखना है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है ना, नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक, ऐसे ही कॉस एक्स का भी हो जाएगा, कॉस एक्स भी क्या है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के? ठीक है ना, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा। ग्राफ आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए क्योंकि ग्राफ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग, जो है ई टू द पावर एक्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स ले लो, 2 टू दी पावर एक्स ले लो, 10 टू दी पावर एक्स ले लो, किसी भी नंबर की पावर एक्स ले लो, इन सब के ग्राफ सेम होते हैं, एक ही जैसे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, इनका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे 1 है, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ, अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे, वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो ये किसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स है, इसके फार्म का जो वो होगा हमारा एक्सप्रेशन, वो क्या होगा, 1 1 होगा, यानी कह सकते हैं इज 1 1। ठीक है, यहाँ तो आप क्लियर होंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात याद हो अगर आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर आप याद करें, एक इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था कि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और इसका स्पेशल केस था एक्स वाई इक्वल टू 1 या वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स, वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स, और एक्स वाई इक्वल टू 1, ये तीन की तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा था याद हो, एसिम्टोट कौन सी बन जाती है हमारी, ये एक्सिस होती हैं वो एसिम्टोट बन जाती हैं। अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आप खींचेंगे तो किसको केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 होगा। आपको लग रहा होगा कि ये लाइन यहाँ पे तो कई जगह, लेकिन ये लाइन ऐसी है कि ये हर पॉइंट पे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, इनफाइनाइट पे जा कर के एक्स एक्सिस को टच करेगी, तो ये कहीं पे भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। तो क्या होगा, ये इज़ 1 1। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में भी आपने जान लिया कि ये क्या होगा, 1 1 होगा। लॉग फंक्शन के बारे में कोई बताएगा कि लॉग फंक्शन का क्या होगा, 1 1 होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सारे ग्राफ भी इसी साथ में देखते चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका बहुत यूज पड़ने वाला है। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, लॉग एक्स। ठीक है ना, एल एन एक्स भी ले सकते हैं, जब बेस ई होगा लॉग एक्स लिखा जाता है, बेस 10 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये हमारा क्या है, 1 है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। और अब इसके 1 1 के बारे में देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, और देखो किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं पे भी लाइन खींच के देख लो, किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, इसलिए ये क्या होगा, इज़ 1 1। ये क्या है, 1 1 है। वैसे ये जान लीजिए कि लॉग एक्स जो होता है ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को देख सकते हैं हम लोग। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे आता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आप खींच करके देख लो, इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब क्या होगा, इज़ 1 1। तो इनको देख करके आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें मॉड एक्स का क्या होगा, तो कहा अगर हमने आपसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
मॉड एक्स, तो क्या ये 1 1 है या नहीं है? तो ये देखते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये जो है आपका 1 1 है। क्यों? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है? ये लाइन जाती है, लाइन आज हमारी कुछ गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है। तो ये फिर से खींचते हैं। ये आपकी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है, यानी वाई इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स। ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है और ये क्या है? 1 1 है। लेकिन अगर हम कहें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा? मॉड एक्स आपका ऐसे जाएगा। और मॉड एक्स जो है, क्या ये 1 1 रहा? नहीं। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी जाएगी वो इसको कहाँ कट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसलिए ये क्या होगा? नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं होगा। ये तो अभी रहा इस ग्राफ के थ्रू हम जो चल रहे थे, ठीक है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच में क्या कह सकते हैं हम कि अगर ग्राफिकल अप्रोच में देखें कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे, तो वो जो होगा 1 1 नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो 1 1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख लिया कि जो क्या होंगी, हमारी 1 1 होंगी और नहीं होंगी। अब देखिए स्पेशली असली जो यूज है वो अब हम लोग उस पर आ रहे हैं कि जिनका यूज करके हम डायरेक्टली देख करके बता सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको अगर ग्राफ याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, और अगर नहीं याद है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ फंक्शंस को देखते हैं, उनके टाइप को, और वहाँ से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से किस अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, पहले इनको समझ लें, फिर इनका यूज हम अपने सारे फंक्शंस पे करके देखेंगे, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। अगर आपको ग्राफ याद है नहीं याद है, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन है क्या। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करे, कहीं डिक्रीज ना करे। सपोज करिए हमने एक लाइन ऐसे ग्राफ खींच दिया, अब ये जो ग्राफ खींचा, ये ग्राफ क्या है, आपको कहीं पे भी डिक्रीज करते हुए दिख रहा है? नहीं। लेफ्ट से राइट आप मूव कर रहे हो और ये ग्राफ केवल क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वाई की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये x1 है, यहाँ हमने क्या ले लिया, x2 है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, ये x3 है। तो इस फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप देखिए कि अगर x1 लेस देन, अच्छा इनकी हाइट भी दे देते हैं, y1 है, y2 है और y3 है। अगर x1 लेस देन x2 है तो देखिए, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, y1 लेस देन y2 है। x2 लेस देन x3 है तो ये इम्प्लाई क्या कर, देखिए y2 लेस देन y3 है। इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर क्या है, x3 ग्रेटर देन x2 है तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, y3 ग्रेटर देन y2 है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है ये आपने देख लिया, ठीक है, कि अगर x बड़ा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग y यानी उसकी इमेज भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हम इस पर ऐसे फंक्शन को लिए क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो गया कि इफ़ x1 लेस देन x2 इम्प्लाई करे y1 लेस देन y2, या f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। दूसरे सेंस में लिख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाई करे कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, या यूँ हो कि x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये इम्प्लाई क्या कर दे, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक। अब डिक्रीजिंग समझ लेते हैं। इन दोनों फंक्शन को जब आप समझ लेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए 5 मिनट का, जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इस तरीके के ऑसिलेटिंग फंक्शन को आप समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो क्यों है। उसकी हमने कहा ना कि हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपको जो लगे कि ट्रिक है, हम उसके पीछे की वजह भी बताएंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हम भी सीधे ये बोल सकते थे कि आपको चेक करना है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव अगर उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो जो हो जाएगा, क्या कहते हैं, 1 1 होगा, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब भी 1 1 होगा, और दूसरा एक केस है वो भी
अगर नहीं होता है मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों नहीं है, उस केस में क्या होगा, वो नॉट 1 1 होगा। मतलब डायरेक्टली बोल करके हो सकता है, लेकिन फिर भी वजह समझ लीजिए। तो ये देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। ठीक, अब एक ग्राफ लेते हैं और एक फंक्शन ऐसे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, अब देख रहे हैं कहीं पर भी ये बढ़ नहीं रहा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये y की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे x1 जो है छोटा है, यहाँ पे आ गए हम मान लीजिए ये x2 कह दिया, ये x3 कह दिया, तो एग्जैक्टली देखिए ये y1 है हमारा, ये y2 होगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो x1 क्या है, लेस देन x2 है, लेकिन क्या है साथ ही साथ ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, y1 ग्रेटर देन y2 हो जा रहा है। देखिए y1 जो है y1 y2 से बड़ा है ना, यहाँ y1 है और ये क्या है y2, y1 y2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x1 लेस देन x2 है तो y1 लेस देन y1 ग्रेटर देन y2 हो गया, या यूँ कहें कि x3 ग्रेटर देन x2 है, तो देखिए यहाँ पे हम पा रहे हैं y3 लेस देन y2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा, यानी उल्टा संबंध है, अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और अगर x घट रहा है तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा संबंध है। जो ऐसा फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली, लेकिन ये हमेशा लागू होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अगर ऐसा ना हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन हमने ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब तक हम इस चीज़ को अंदाज़ा लगा चुके हैं, यहाँ से इस हिस्से में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इस हिस्से में क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इधर आने लगता है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तक इंक्रीजिंग है, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन है। अब इन फंक्शंस को बताने के पीछे जो वजह है उसको देखते हैं, क्यों हम इनको इतनी देर से बता रहे हैं, 1 1 को चेक करने के लिए। ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में आते हैं, देखते हैं। तो tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy/dx, इतना आप सभी जानते होंगे। यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा होता है, जिसको dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, y जहाँ पे हमारा फंक्शन है। ठीक, इस चीज़ को क्लियर है। तो आइए अगर हम देखें, स्लोप चेक करते हैं इन सब का। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रा कर लो, इस टेंजेंट की जो थीटा की वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री ही आएगी। ठीक है, और अगर थीटा लेस देन 90 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर, फिर से ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, थीटा हमेशा हमारा हो रहा है लेस देन 90, किसके लिए, टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। जब tan थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो dy/dx, tan थीटा क्या है, dy/dx, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और dy/dx क्या है, एफ डैश भी तो कहते हैं इसको, तो एफ डैश ग्रेटर देन 0, यानी जो भी हमको फंक्शन दिया गया, सपोज करो कि एक फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस x+1, तो एफ डैश हम निकाल सकते हैं, एफ डैश, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x+1 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया है ये एफ डैश। अगर इस फंक्शन को हम चेक कर लें कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है या हमेशा लेस देन 0 है, इन चीज़ों को हम चेक करके हम सीधे बता सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा आगे देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से पहले आप ये समझ गए कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो थीटा क्या होगा, टेंजेंट के लिए हमेशा लेस देन 0 हो, लेस देन 90 होगा, और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। टेन थीटा किसको कहते हैं, dy/dx को कहते हैं, यानी एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एफ डैश क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश 0 होगा। सिमिलरली एकदम ऐसे ही जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसके लिए क्या होता है, ध्यान दें, ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा, और जब इस पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, कहीं पर भी आप इस पर टेंजेंट ड्रा कर दो, तो टेंजेंट के लिए जो थीटा होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो अगर थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा लेस देन 0 होगा। और टेन थीटा क्या है, dy/dx लेस देन 0, इसी को हम क्या कहते हैं, एफ डैश लेस देन 0। यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश लेस देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ग्रेटर देन 0। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो गया जैसा केस था, तो कहीं पे ऐसा होगा कि जहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा लेस देन 0 होगा, और कहीं पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा बिल्कुल। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 भी मिलेगा और एफ डैश लेस देन 0 भी मिलेगा, इस केस में जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं है। और याद करिए, इसी फंक्शन को जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं है, वही फंक्शन क्या हो रहे हैं, नॉट 1 1 हो रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नॉट 1 1। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस पर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कीजिए, केवल एक जगह पे कट करेगा, कहीं और नहीं कर सकता। इसका मतलब 1 1 होगा ही होगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी 1 1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कीजिए, ये भी केवल एक जगह पे कट करेगा, तो ये भी क्या होगा, 1 1 होगा ही होगा। क्लियर है। तो यही रिजल्ट इतनी देर से निकालने के लिए हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ये क्या होते हैं, 1 1 फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो वो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो हमको चेक करना है, और ये कैसे जानेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या रहे, ऑलवेज, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर। या नेगेटिव रहे, कैसे, ऑलवेज, तो भी फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और उस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करो आप, हमेशा पॉजिटिव है तो 1 1, हमेशा नेगेटिव है तो 1 1, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया तो 1 1 नहीं होगा। और अगर इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन नॉट 1 1। क्लियर। यही आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, इन्हीं के लिए इसको इतना ज़्यादा हमने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकल के आ गए। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा, और अगर दोनों एक साथ आ गए, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक साथ आ गया तो 1 1 नहीं होगा। या दूसरा हम आपको बता सकते थे कि एफ डैश अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो या ऑलवेज लेस देन 0 हो, तो दोनों केस में क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन अगर एफ डैश जो है कभी पॉजिटिव हो जाए और कभी निगेटिव हो जाए तो 1 1 नहीं होगा। बस यही इतना ही चेक करना है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं इसको फटाफट, कुछ प्रॉब्लम से लेकर के, ठीक है। आइए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और कैसे करते हैं। वेविकर मेथड इसीलिए पढ़ाया गया था शुरुआत में, उसका यूज अब होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया गया 5x + 6, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इसको चेक करना है कि ये कैसा फंक्शन है।
अगर आपसे सवाल आ जाए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो भी आप बता सकते हो, और अगर आपसे सवाल इस तरीके का आता है कि ये जो है हमारा क्या कहते हैं 1 1 है या नहीं है, इस तरीके का, तो ये देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 5, और 5 क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x। अगर आपको ग्राफ याद नहीं है तो भी 2x हो गया। 2x क्या देगा, वेविकर मेथड याद है, 2x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 0 देगा। ठीक है, 0 होगा तो इधर प्लस होगा, चूँकि इसकी पावर क्या है 1 है, 2x में x की पावर 1 है, तो इधर प्लस होगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी क्या है 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में ये क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है। एफ डैश ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स को मत चेक करिएगा, एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो क्या है नॉट 1 1। तो आप इसको डायरेक्टली देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। चलिए एफ ऑफ एक्स बराबर हमने क्या ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 आपको क्या देगा x बराबर 3/2, 3/2। और फिर से जैसे आ गया तो आप पता है 3/2 के इधर राइट में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में क्या, चूँकि ये क्या है इसको पावर 1 देख सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। वेविकर मेथड आप यूज करो, वेविकर मेथड यहाँ पे भी हमने यूज किया था, तो वेविकर मेथड आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है। हमेशा फिर से मैं कहूँगा ध्यान दिलाऊंगा एफ ऑफ एक्स पे वेविकर मेथड नहीं लगाइएगा, एफ डैश ऑफ एक्स पे यूज करिएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया आपको ये मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, और अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1। तो आज अभी एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगा वो 1 1 नहीं होगा। तो एक नोट लगा करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो लिखना चाहो, इक्वेशन विल ऑलवेज not be a 1 1 फंक्शन। ये हमेशा क्या होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान गए, ठीक है। आइए देखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं एक्स क्यूब ले लिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आपको क्या देगा x बराबर 0 देगा, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है इवन है, तो अगर इधर पॉजिटिव है तो इवन में इवन मतलब सम, सम अगर है तो सम है तो समान चिन्ह आएगा, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। यानी अब वेविकर मेथड आप खींचने यूज करने चल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव ही पॉजिटिव तो मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है ये क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब क्या है ये 1 1 है कि नहीं, इज़ 1 1। ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए ऑलवेज नेगेटिव हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर ऑलवेज है तो दो तरीके की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब क्या हो गया ये हमारा 1 1 है। अगर आपको ग्राफ याद होता जो याद रहे तरीका उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, ये वाई बराबर एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ है देखिए कहीं पर भी ये एक ही जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को कट करेगी, एक से ज़्यादा जगहों पर नहीं कट करेगी। ठीक है, क्लियर होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं अभी। एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4 टू द पावर 4, ठीक है ना।
तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, फटाक से देखिए, ये हो जाएगा 4x-4 का क्यूब, ये तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है क्या पेन आज, 4x-4 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, केवल x बराबर 4 मिलेगा। वेविकर मेथड तुरंत ड्रा करिए, तो x बराबर यहाँ पे हमने रख दिया 4, ठीक है। अब x बराबर 4 कहाँ से मिला है, x-4, इसकी पावर क्या है, ऑड 3 है, 3 क्या है, विषम है, विषम मतलब विपरीत, अगर इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। देखते ही आपको समझना है, इसको बार बार आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपको एक दिखा है और पावर आपको दिख रही है क्या, ऑड दिख रही है। ऑड का मतलब एक प्लस हो गया तो एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जैसे ही हुआ तो कहानी वहीं ख़त्म हो जानी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव both, so it's not a 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे लिया जाए, चलिए एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम क्या ले लें, 3x + 5 अपान 2x + 7, क्या ये 1-1 है या नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ से कुछ चीज़ों का भी आप ध्यान रखते चलिए, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन जितने देखी कोई भी 1-1 नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सारे के सारे 1-1 थे, सिर्फ किसको छोड़ करके, y बराबर x को छोड़ करके, ठीक है। यानी सारी लाइन क्या है, वो 1-1 है, सिर्फ y बराबर x को छोड़ करके, ठीक है। हाँ, अगर x बराबर कुछ क्या था हमने बोला, y बराबर k को लेकर के, ठीक है, वो 1-1 नहीं है। y बराबर k जो है, ये जो लाइन है ये 1-1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको इनफाइनाइट प्लेस पे काटेगी, तो 1-1 नहीं है। और एक बात और याद रखना है कि x बराबर के ये फंक्शन ही नहीं है, तो इनको लेकर के सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, हम जो कहना चाह रहे थे, किसी लीनियर इक्वेशन को आपने देखा 1-1 हो रहा था, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा 1-1 नहीं हो रहा था, आपको जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 1-1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन आपने देखा 1-1 था, ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखिए, अभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहे थे, इसके पहले भी 3x + 5 अपान 2x + 7 इस तरीके की प्रॉब्लम किया था हम लोगों ने, ये भी क्या होते हैं, हमेशा 1-1 आते हैं। तो आपके लिए एक रिजल्ट के तौर पे बाद में अभी तो इसको हम निकाल करके दिखाएंगे ही, लेकिन एक रिजल्ट के तौर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद आ गया है, ax + b अपान cx + d इस फार्म का अगर आपको दिया गया है y बराबर, तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर, ये भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1-1 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये अगर रिजल्ट्स रहेंगे तो आप इसको डायरेक्टली, अब क्यों हो रहा है यहाँ पे हम लोग निकाल करके देख ही लेते हैं, ठीक है ना। एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद रखिएगा। आइए इसको देखते हैं, इसको आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 7 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3x + 5, ऊपर हो जाएगा ये 2x + 7 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 माइनस फिर क्या हो जाएगा 3x + 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 2। टोटल जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x माइनस 6x ख़त्म हो जाएगा, 7 या 21 और माइनस 10 11, तो ये बच जाएगा क्या 11/2x + 7 होल स्क्वायर, 11/2x + 7 होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं इस तरीके की वेवी कर्व मेथड हम लोग इसके पहले यूज कर चुके हैं। ये किसका वेवी कर्व होता है, हमेशा ध्यान रखिए, एफ डैश ऑफ एक्स का ही वेवी कर्व खींच रहा है। 2x + 7 हमको क्या देगा, -7/2, -7/2। अब ध्यान दीजिए इसके राइट में हमको क्या करना है, प्लस प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन 2x + 7 मिला किससे है, मिला है इससे, ठीक है ना। यहाँ पे पावर क्या है 2 है, पावर कितनी है 2, सम पावर है, तो चिन्ह क्या होगा समान, इवन पावर सम पावर, तो चिन्ह क्या होगा समान होगा, और जब समान होगा तो इधर भी क्या आएगा प्लस, बस हो गया हमारा काम। कोई वेवी कर्व खींचने और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने देख लिया कि इसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है, इधर भी पॉजिटिव
इधर भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट्स 1 फंक्शन। ठीक, क्लियर होंगे यहाँ तक लेकर के। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी जैसा कोई भी फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, ऑलवेज 1 होगा। इसी तरीके से एक और रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं कि अगर सी अपान कोई भी ऊपर कांस्टेंट अपान ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो इसके लिए भी इसी समय नोट लगा लेते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम को करना भी संभव भी नहीं होगा। तो एक नोट यहाँ पे भी लगा लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर सी अपान ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, इज़ ऑलवेज नॉट 1, ठीक है ना। ये रिजल्ट के तौर पे दिमाग में रखिएगा, यानी इस फार्म में कुछ भी अगर आता है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्यूबिक के लिए शायद मेरे मुंह से ये निकला था कि ऑलवेज 1 होता है, लेकिन क्यूबिक याद रखिएगा, हाँ परफेक्ट क्यूब है, अगर ध्यान रखिएगा कि अगर क्या है, एक रिजल्ट के तौर पे मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब जो होगा फॉर्म, ये जो होता है ये ऑलवेज 1 होता है। और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो 1 नहीं होगा। इफ़ नॉट परफेक्ट क्यूब देन नॉट 1 क्लियर। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो 1 नहीं होगा। इस चीज़ को भी दिमाग रखिए। एग्जांपल के तौर पे आइए देख लेते हैं कि एक एग्जांपल किसका लेंगे ज़रूर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ से हम एफ डैश ऑफ एक्स क्या पा जाएंगे, यहाँ पा जाएंगे 3x² माइनस 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन कर लीजिए तो x² माइनस 1। तो इसका जब वेवी कर्व मेथड से आप वेवी कर्व खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 1, भाई ये क्या देगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो x² बराबर 1 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, +1 हो गया ये, और ये क्या हो गया, -1, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान दें तो ये x² माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये हमारा क्या था एग्जैक्टली, एक्सप्रेशन क्या था, 3x माइनस 1 और x प्लस 1 बन गया था। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 की भी पावर क्या है 1, और x प्लस 1 की भी पावर क्या है 1 है, ठीक है। ऑड है, विपरीत होगा, यानी हर जगह विपरीत ही होना है। तो यहाँ प्लस है, इधर क्या आएगा, माइनस होगा, और इधर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारा क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। अब वेवी कर्व मेथड से वेवी कर्व खींचने के पहले भी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इतना वेवी कर्व खींचना है कि आप खुद ब खुद देखते ही समझ सकें कि ये क्या होने वाला है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है, ये आपको दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या होगा, इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इट्स नॉट अ 1 फंक्शन। अगर दोनों हो गया तो 1 फंक्शन नहीं हो सकता है। ये बात आप क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ये ऐसा हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन भी जो है वो 1 हो और ना भी हो। 1 कब हो रहा है, जब परफेक्ट स्क्वायर है तब 1 हो रहा है, और 1 कब नहीं हो रहा है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और रिजल्ट के तौर पे, क्योंकि जब हम क्यूबिक इक्वेशन को
डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। जब भी हम क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम एफ डैश के लिए पा रहे हैं वो क्या होता है, एफ डैश होता है। और वो एफ डैश के लिए अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख लें तो उससे ही केवल बता सकते हैं, उसको खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं उस केस में। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आए, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आती है तो उस केस के लिए जान सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, यहाँ से एक चीज़ बताने की कोशिश करें कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर आपका जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, ये एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बनेगा। जब भी एफ ऑफ एक्स क्यूबिक होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बनेगा। इसको अगर हम फैक्टराइज कर पाए तो डायरेक्टली हम तुरंत फैक्टर देखेंगे और वेबिकर मेथड से समझ जाएंगे। और अगर नहीं कर मिल रहा है तो हमको क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो अब आप जान रहे हैं इसके दो रूट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो इसके फैक्टर भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जैसे। और जैसे ही एक्स माइनस, देखो ये क्या होगा, लीनियर होगा, पावर वन होगी, पावर वन होगी। तो आप कैसे प्लॉट करोगे, अल्फ़ा और बीटा ऐसे प्लॉट कर सकते हो। और पावर वन है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस भी होगा और यहाँ प्लस होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लेगा। और अगर दोनों वैल्यूज़ लेगा तो क्या वन वन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से हम इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि अगर कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, नॉट 1 1। क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो नॉट 1 1। और अगर बी स्क्वायर, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, क्या है, लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये क्या होगा, 1 1। देखो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, आपको कोई ऐसा वो मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली ये चीज़ जो लेस देन जीरो वाली है, जहाँ पे कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, ये ऑलवेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा। आपको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उस समय आपको ये बताएंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होता है तो उस समय जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है ना, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी इक्वेशन आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक जिसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और जब आप इसको पैराबोला पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसे उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, रियल फंक्शन रियल वैल्यू नहीं देगा और ऊपर जाएगा, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। और वाई क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है, नहीं फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, 1 1। और जब इक्वल टू जीरो आता है तो उस समय क्या केस बनता है, उस समय केस ऐसा बन जाएगा कि आपके पास वो क्या बन जाएगा, चीज़ आपको उसको और भी दिखा देते हैं, कई चीज़ें मिक्स हो रही हैं, घबराइएगा नहीं। जब आपका एक ही रूट बन जाएगा, सपोज करो वो अल्फ़ा ही बन गया, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा यानी एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन जाएगा तो अल्फ़ा को आपने यहाँ प्लॉट किया तो यहाँ पॉजिटिव लगाया, और पावर क्या है 2, स्क्वायर बन चुका है, पावर 2 है, सम है तो फिर से समान, इधर भी प्लस, तो यानी फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यही वजह हो जाती है कि अगर ये लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो भी ये क्या होगा, फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो इस चीज़ को आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि एफ डैश ऑफ एक्स के लिए बात हो रही है। फिर से मैं आपसे कह देता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स आपका क्या था, क्यूबिक था, क्यूबिक इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिला क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने क्या निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एफ डैश ऑफ एक्स का क्या निकाल लिया आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉट 1 1, और अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो 1 1। बस सिर्फ इतनी सी आपको बात याद रखनी है, डायरेक्टली आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहीं। अब 1 1 फंक्शन में एक और चीज़ रह गई है जो आपको बताना है, ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो है हम 1 1 कैसे चेक करेंगे, और उनको तो आप डायरेक्टली देखेंगे, आप 2 4 क्वेश्चन करने के बाद तो आप डायरेक्टली आप टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप देख करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखते हैं। फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहली चीज़ें कुछ आप ये ध्यान लीजिए कि जैसे साइन एक्स है, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स है, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है ना, लेकिन अगर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ से, +√a² प्लस b², और इधर क्या हो जाएगा, -√a² प्लस b²। तो -√a² प्लस b² से कहाँ तक की होती है, a² प्लस b², किसकी, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स जैसे अगर फॉर्म में है तो। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन लिखा हमने एग्जाम्पल के तौर पे, एफ ऑफ एक्स बराबर लिख दिया 2x प्लस साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस साइन एक्स। इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि साइन एक्स 1 1 नहीं होता तो ये भी 1 1 नहीं होगा, इसको देखना होगा। ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। देखिए आइए देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 2x का क्या हो जाएगा 2, साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। अब आप इसकी वैल्यू देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स की कहा था ना अभी, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू को देखते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। उस केस में क्या होगा 1 1, और अगर नहीं है तो नॉट 1 1। तो आइए देखते हैं, कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स हमारा जो है या तो -1 हो सकता है या +1 हो सकता है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो इधर +2 कर दीजिए, इधर +2 कर दीजिए, तो कॉस एक्स अगर माइनस भी रहा तो भी इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 + 2 1, और 1 + 1 1 + 2 3, यानी इसकी 2 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से 3 के बीच में। ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिख करके लिखने का तरीका देखिए, हमने आपको दिखाया कॉस एक्स क्या है, -1 से 1 के बीच में है। अब इसमें देखो दोनों एंड पे क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, -1 + 2 यानी 1, और 1 + 2 यानी 3, यानी 1 से 3 के बीच में रहेगी। ये दूसरा तरीका लिखने का, ये देखते हैं, कॉस एक्स क्या लिखा हमने, < 1 लेस देन -1, दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, दोनों उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स < 1 + 2 इधर भी करना होगा, और -1 + 2 इधर भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 < देखो 2 प्लस कॉस एक्स क्या है तुम्हारा, एफ डैश एक्स, तो 2 प्लस कॉस एक्स यह है एफ डैश एक्स < 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या देख रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा 1 से 3 के बीच में है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन। क्लियर है ये बात, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया 3x + 2 कॉस एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स करिए, पहला काम क्या हो जाएगा 3 - 2 साइन एक्स। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक बात यहाँ पे, अगर चूंकि माइनस साइन एक्स आ चुका है तो ये आपको बता देते हैं कि अगर साइन एक्स हमारा < 1 और -1 से 1 के बीच में है तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। और लेकिन जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। रेसिप्रोकल रूल जो हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था, जब
हम लोग वेवी कर्व मेथड देखने जा रहे थे उसके पहले। तो अब जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन आर इक्वल टू किस में बदल गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में बदल गया राइट वाला, और 1 किस में बदल गया, -1 में। लेफ्ट में जो लेस देन आर इक्वल टू था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, वो क्या हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो अब इसकी कहानी ऐसी हो जाएगी, ऐसे। तो ये इधर -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -sin x और -1, तो ये क्या चीज़ है, एग्जैक्टली यही तो लिखा गया है, -1 लेस देन आर इक्वल टू -sin x लेस देन आर इक्वल टू 1, यही चीज़ तो लिखी गई है। यानी sin x cos x इन सब के पहले अगर माइनस लगा है तो उसकी रेंज पे कोई अंतर नहीं आने वाला है, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक। तो आइए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो -2 sin x लेस देन आर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा -2। भाई sin x भी हमारा किस में है, देखो यहाँ पे इस लाइन पे देखो, -sin x 1 से और -1 से 1 के बीच में है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -2 लेस देन आर इक्वल टू -2 sin x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें देखो 3 ऐड किया गया है, f' को आप ध्यान देखते रहो, 3 ऐड किया गया तो हम भी ऐड कर देते हैं। तो 3 - 2 sin x हो गया लेस देन आर इक्वल टू, अब हमने बीच में अगर ये ऐड किया है तो सब में ऐड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 इधर भी ऐड कर दिया, इधर 3 ऐड कर दो, 3 + 2 हो गया। 3 - 2 कितना आ गया 1 लेस देन आर इक्वल टू। अब ध्यान दो ये 3 - 2 sin x क्या है, ये f' तो है, तो यहाँ लिख दें f' लेस देन आर इक्वल टू 3 2 क्या हो गया 5। तो ये 1 से 5 के बीच में आ गया, और ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, ये है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है आप इस चीज़ को लेकर के। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब एक और वो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो हम लोगों ने देखा था अभी, a sin x cos x इस टाइप वाला भी, ठीक, उस चीज़ को भी यही देखते हैं। हाँ, एक ऐसा भी एग्जांपल बनाया जाए जहाँ पे ये नहीं भी हो, ठीक है। एक एग्जांपल आइए देखते हैं और फिर कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से कुछ हम लोग। 5x + 6 sin x, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो f' क्या बन जाएगा 5, और 6 sin x का क्या हो जाएगा +6 cos x। अब फिर से ध्यान दें, अगर वैसे हम आपको दिखाना चाहें तो cos x लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू -1, 6 cos x क्या हो जाएगा 6 cos x लेस देन आर इक्वल टू 6, और इधर क्या हो जाएगा -6 प्लस 5 करना है तो 5 + 6 cos x लेस देन आर इक्वल टू 6 + 5, और इधर क्या हो जाएगा 5 - 6, यहाँ क्या हो गया -1 लेस देन आर इक्वल टू, देखो 5 + 6 cos x क्या है, ये हमारा f' है। तो f' लेस देन आर इक्वल टू 11, तो -1 से 11। अब ध्यान दें f' 0 से -1 के बीच में नेगेटिव तो है, तो ये क्या हो गया नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ना तो हमेशा ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या है ये बोथ कह सकते हो, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कह सकते हैं ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख लो कि अगर ध्यान दिया हो आपने कि हमारा जो लिखा जा रहा है ax + b sin x + c या ax + b cos x + c, ये दोनों सेम टाइप की चीज़ें। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसमें अगर mod a ग्रेटर देन b है, mod a ग्रेटर देन b है, ठीक है, उस केस में ये क्या हो जाएगा 1 1 होगा, और अगर नहीं है तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5x + 6 साइंस, तो यहाँ 5 जो है 6 से छोटा है, तो अगर 5 6 से छोटा है यानी a हमारा छोटा हो गया,
तो फिर क्या हो गया, 1 1 नहीं रह गया। इसके पहले के जो एग्जाम्पल थे उनमें ध्यान दीजिए, ये 3 था और यहाँ क्या था, 2 था, 3 2 से बड़ा था तो ये 1 1 था। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे 2 था और साइन के साथ में 1 था, 1 इंटू साइन एक्स कह सकते हैं। ये बड़ा था, तो जब तक जो है एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जब तक एक्स का कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड में बड़ा रहेगा, साइन एक्स या कॉस एक्स के साथ में लगा हुआ है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा 1 1 रहेगा। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जैसे हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 3x + 4 साइन एक्स + 6, दूसरा लिख दिया 4x + 3 साइन एक्स + 5, एक और लिख दिया एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, इनको डैश डैश से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डैश क्या लिख दिया हमने, F1 F2 F3 कर देते हैं। F1 है, ये F2 ऑफ एक्स है, ये F3 ऑफ एक्स हम लिखने जा रहे हैं। मान लो 7x + 5 cos x + 6, कुछ भी लिखा। तो इनको देखिए, यहाँ पे आप जहाँ भी देख रहे हैं, पहली नंबर x के साथ की नंबर अगर साइन और cos के साथ की नंबर से बड़ी है न्यूमेरिकली, ठीक है ना, आपको साइन को ध्यान नहीं देना है कि वो प्लस है या माइनस, अगर बड़ी है तो 1 1। जैसे इस केस में x का कोएफिशिएंट 4 3 से बड़ा है, 4 क्या है, ग्रेटर देन 3 है, 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ 5 है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। यहाँ पे देखें 3 लेस देन 4 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और साइन का क्या है, 4 है, लेस देन है, तो ये क्या होगा, नॉट 1 1। क्लियर, बस इतना ही देखते ही आप क्या करेंगे, जान सकते हैं कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ अब एक तरीके की प्रॉब्लम और 1 1 के लिए रह गई है, जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, कि अगर हमारा साइन और कास दोनों साथ साथ आ गया, इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एग्जैक्टली होना क्या है कि वो हमेशा नॉट 1 1 रहेगा, यानी कभी भी वो 1 1 होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, उसको आपको हम दिखाते हैं। कि याद करिए, हमने कहा था कि ए साइन एक्स, कहा था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है ना, ये और प्लस सी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये ऑलवेज कहाँ होगा, a² + b², और इधर क्या होगा, -a² + b² का अंडर रूट। तो आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है, और इधर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही तरीके का नेचर रखेगा, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स + 4 कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 4 साइन एक्स। और ये अगर हम इसको देखें इसके हिसाब से, ये हमारा नियम है। ठीक है ना, इस रूल के आधार पे अगर हम देखें तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है ना, -4 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3 cos x -4 sin x लेस देन आर इक्वल टू √3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो -25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम करेंगे तो 25, और क्या हो जाएगा, 5। तो -5 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है, तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब अपने आप देखो ये क्या है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, तो ये क्या होगा, नॉट 1 1। क्लियर, तो यहाँ के लिए एक नोट सिर्फ यहाँ हमको लिखना है, और इसके साथ में ये 1 1 का केस आज ख़त्म हो जाएगा, और आज इतने ही रहेंगे, इसी तक सीमित रहेंगे। कि अगर हमारा क्या हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो हमारा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसा है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज
नॉट वन वन फंक्शन। ये हमेशा नॉट वन वन फंक्शन होगा, कभी भी ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए हम ये यहीं पे इसको बंद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे वन वन फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन और उसके अलावा और चीज़ें। तो वन वन और ऑन टू इन सबको चेक करने का जो तरीका है वो उन लोगों ने ग्राफिकली देख लिया। क्लास लंबी इसलिए सिंपल सी बात ही होना था क्योंकि हमको कंसेप्ट भी समझाना था। अदरवाइज इसको अगर आप समराइज करो तो आप तीन चीज़ें देखते हो, केवल तीन ही चीज़ें आपने ध्यान से देखी। अगर है तो ग्राफ है, तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वन वन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या देखी है कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ऑलवेज ध्यान रखना है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो या ऑलवेज लेस देन जीरो हो, तो उस केस में वो क्या होगा, वन वन होगा। और अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है तो नॉट वन वन होगा। टोटल क्लास का सार इतना ही है। ठीक है, जिस चीज़ को अगर हम कहें तो क्या क्या है हमारे पास जो है ग्राफ खींचना। ठीक है ना, ग्राफ यानी पूरे को जो अगर हम देखें, कंपाइल करना चाहें इसको, तो तीन बातें हैं कि इफ़ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट देन इट्स नॉट वन वन, पहली बात। दूसरी बात, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन इट्स नॉट वन वन। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वन वन होगा। यानी और इसको हम कह सकते हैं कि इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वन वन, और दूसरी चीज़ एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, वन वन। ठीक है, बताइए, इतनी सी ही क्लास है जिसको हमने एक पेज में समराइज कर दिया जाते जाते। इतनी चीज़ के लिए ही हमने आपको इतनी देर तक पढ़ाया है। आप अगर समझ गए होंगे, कंसेप्ट समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी इतनी ही बात दिमाग में रखिए, ये मत सोचिए कि बहुत कुछ हमको इसमें